हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम कर रहे थे हमारी क्लास 12th फाइन आर्ट्स का चैप्टर नंबर 7 द मॉडर्न इंडियन आर्ट, जिसमें हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। तो चलो इसको शुरू करते हैं। न्यू मीडिया आर्ट फ्रॉम 1990s। With liberalization of the Indian economy in 1990s, the impact of globalization came to be felt first in big cities. While on one hand India made advancement in information technology, it also saw many social and political issues. In such extraordinary times of economic progress and social unrest, artists began to look for ways of reacting to the changing times. तो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि 1990s में जब इंडिया की जो इकोनॉमी है वो लिबरलाइज हुई थी, ओपन मार्केट पॉलिसीज आई थी, ग्लोबलाइजेशन का असर है वो सबसे पहले बड़े शहरों में दिखा था। एक तरफ इंडिया की जो आईटी है, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें मतलब वो आगे बढ़ रहा था, इंडिया आईटी में आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ सोशल और जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनका भी सामना करना पड़ रहा था। इन सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो देखो, जब देश में एक तरफ जो है वो डेवलपमेंट, जो विकास है वो हो रहा था, और दूसरी तरफ यहाँ पे सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट था, मतलब अशांति थी, शांति नहीं थी उस टाइम पे, तो आर्टिस्ट भी नए तरीके ढूंढने लगे थे ताकि वो जो उस समय की रियलिटी है उसको अपने आर्ट में दिखा सकें। मीडियम लाइक ईजल पेंटिंग एंड स्कल्पचर दैट वाज क्रिएटेड बाय आर्टिस्ट हु वुड अर्लियर प्राउडली साइन ऑन देम एज एन एक्सप्रेशन ऑफ देयर यूनिक क्रिएटिविटी lost importance. Instead, the newly available medium, that is video, caught their attention. Even photography seemed attractive as it allowed multiple copies to reach numerous people simultaneously. तो जो पुराने मीडियम्स थे जैसे ईजल पेंटिंग और जो स्कल्पचर वगैरह थे, जिन पर जो आर्टिस्ट थे वो अपना सिग्नेचर प्राउडली किया करते थे अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अब उनका इंपॉर्टेंस कम होने लग गया था। अब जो नए मीडियम्स हैं जैसे वीडियो आर्ट था और मतलब ये वाली जो चीज़ें थी, इसने जो आर्टिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट किया था। फोटोग्राफी भी इंपॉर्टेंट हुई थी क्योंकि एक फोटो की कई सारी कॉपीज बना के बहुत सारे लोगों तक एक ही टाइम पे पहुंचाई जा सकती थी, जो कि जो मैनुअली पेंटिंग करते थे उससे पॉसिबल नहीं था। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि 1990s के बाद इंडिया में एक नया आर्ट आया था। नया आर्ट फॉर्म सामने कौन सा आया था? इंस्टॉलेशन आर्ट। इंस्टॉलेशन आर्ट क्या होता है कि इंस्टॉलेशन एक मतलब ऐसा आर्ट है जो पेंटिंग, स्कल्पचर, फोटोग्राफी, वीडियो और जो टेलीविजन है ये सबको एक ही स्पेस में जोड़ देता है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि हावेवर द आर्ट फॉर्म दैट वाज इंक्रीजिंगली सीन एज कंटेम्प्रेरी वाज इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी है कि ये कंबाइन कर देता है पेंटिंग, स्कल्पचर, फोटोग्राफी, वीडियो और इवन जो टेलीविजन है उसको एक ही स्पेस में। तो आप ऐसे सोचो कि एक वॉल है, एक हॉल है, कोई हॉल पे में एक वॉल है और उस वॉल पे पेंटिंग लगी हुई है, दूसरी वॉल पे एक वीडियो चल रही है और वॉल से जो स्कल्पचर्स हैं वो भी लटक रहे हैं, और एक कोने में जो फोटोग्राफ्स वगैरह हैं वो ग्लास के केसेस में रखे हुए हैं। तो मतलब एक ही हॉल में आपको अलग अलग मीडियम्स एक साथ देखने को मिलते हैं। तो ये एक्सपीरियंस इतना इमर्सिव होता था कि ऐसे लगता था कि जो आर्ट है उसने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन यहाँ पे मतलब जितनी अच्छी हमें चीज़ दिख रही है उसके साथ प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं। तो यहाँ पे भी एक बड़ी प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो आर्ट है ये ज़्यादा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट था, इसलिए सबसे पहले जो इसका विकास है वो बड़े बड़े शहरों में हुआ था, रूरल एरियाज तक या छोटे शहरों तक इसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था। और यहाँ पे हमें 2 बड़े नाम भी देखने को मिलते हैं और वो आपको याद भी रखने हैं। वो है नालिनी मलानी जो कि मुंबई से थी और विवान सुंदरम जो कि दिल्ली से थे। तो मुंबई और दिल्ली बड़े शहर हैं, यहाँ से एक एक नाम आपको याद भी रखना है। और उनके जो वर्क्स हैं वो सिर्फ सुंदर नहीं होते थे बल्कि ग्रिम और जो थॉट प्रोवोकिंग होता है इस तरीके के होते थे। मतलब वो ऐसे टॉपिक्स उठाते थे जो सोसाइटी के बारे में हमें और ज्यादा डीप डेप्थ में सोचने के लिए मजबूर कर देते थे। Photography, long regarded as the rival of painting because of its easy copy of world, gave new ideas to the artists. They developed a new technique called photorealism, which was used by Atul Dodia in Bapu at Arena Block Gallery, New York. तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि पहले के टाइम में जो लोग हैं वो फोटोग्राफी को पेंटिंग का राइवल मानते थे, मतलब पेंटिंग का दुश्मन मानते थे। क्यों ऐसा क्यों होता था? देखो, क्योंकि जो पेंटिंग है वो जैसे ही मतलब इंस्टेंटली जो दुनिया है उसकी एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है। जो काम एक पेंटर घंटों में करता था, मतलब उनको कई घंटे कई दिन लग जाते थे, फोटो 1 सेकंड में वो काम कर देता था। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट भी है कि इसी फोटोग्राफी से जो आर्टिस्ट है उनको नए एक्सपेरिमेंट्स करने का आइडिया भी मिलता था। तो यहाँ पे एक नया आर्ट स्टाइल डेवलप हुआ था, वो था फोटो रियलिज्म। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो पेंटिंग है उसको ऐसा बनाओ कि वो बिल्कुल फोटोग्राफ लगे, कि कोई ये ना बता सके कि कोई फोटो खींची हुई है, ऐसे लगे कि भाई मतलब ये ना लगे कि ये पेंटिंग बनाई हुई है, एग्जैक्टली ऐसे लगना चाहिए कि कोई फोटो खींची हुई है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिए हुए हैं जो कि है अतुल डोडिया। अतुल डोडिया जो है उनकी पेंटिंग है बापू एट रेने ब्लॉक गैलरी। ठीक है, ये पेंटिंग का नाम है बापू एट रेने ब्लॉक गैलरी। तो ये याद रखनी, अतुल डोडिया ने बनाई थी। तो ये फोटो रियलिज्म का एक क्लियर एग्जाम्पल है। उन्होंने महात्मा गांधी को एक ऐसे स्टाइल में दिखाया है जहाँ पे वो
फोटो से ऐसे लग रहा है कि वो फोटो से निकले हों, ठीक है। तो इस तरह का ये बनाया हुआ है। मैनी यंगर आर्टिस्ट यूज्ड ऑयल और एक्रेलिक टू पेंट इन द मैनर ऑफ फोटोग्राफ और टेलीविजन स्क्रीन। टीवी संतोष एंड शिबू नतेसन यूज्ड फोटोरियलिज्म टू कमेंट ऑन कम्युनल वायलेंस ऑन वन हैंड एंड एट द सेम टाइम गेव अस अ ग्लिम्प्स ऑफ द न्यू लुक दैट सिटीज हैड एक्वायर्ड विद इंडियाज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। तो यहाँ पे कई नए आर्टिस्ट थे जिन्होंने ऑयल और एक्रेलिक कलर्स का यूज किया। देखो अभी भी हम ऑयल कलर या फिर एक्रेलिक कलर का यूज कर रहे हैं, तो ये तो ईजी है याद रखना। तो उनकी जो पेंटिंग्स थी उनको ऐसे देख के ऐसे लगता था कि जैसे टीवी की स्क्रीन हो या फिर फोटोग्राफ को ही हम देख रहे हो। तो यहाँ पे दो बड़े नाम हैं। अब ये टीवी संतोष तो याद रह ही जाएगा कि बिल्कुल टीवी स्क्रीन जैसा लग रहा था। तो टीवी संतोष और शिबू नतेसन, इन्होंने अपनी जो फोटो रियलिज्म के थ्रू इन्होंने क्या किया कि एक तरफ कम्युनल वायलेंस जो चल रहा था उस पर अपना रिएक्शन दिखाया, और उनके जो आर्टवर्क्स है वो सोसाइटी के दर्द और जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको भी रिफ्लेक्ट करते हैं। और दूसरी तरफ इन्होंने जो पेंटिंग्स हैं उसमें एक नए एंगल को भी दिखाया था। इंडिया के जो शहर थे उनका एक नया लुक दिखाया था जो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से बदल रहा था उस टाइम पे। मतलब एक तरफ प्रॉब्लम्स और दूसरी तरफ प्रोग्रेस, दोनों चीजें दिखाई गई थी। Photography could also be used to document changes in society as artists saw them. Sheba Chachi, Ravi Agarwal, and Atul Bhalla, among others, photographed those who lived on the margins of our society, whom we do not notice much in our day-to-day life. Women, aesthetics, queer people, and so on. Often they would express their concern about ecology like pollution of rivers and urban congestion. Photography and video have inspired many contemporary artists. तो यहाँ पे हमारे पास फोटोग्राफी जो है वो सिर्फ फोटो खींचने के लिए नहीं थी उस टाइम पे। आर्टिस्ट ने इसे सोसाइटी के बदलाव को रिकॉर्ड करने मतलब डॉक्यूमेंट करने के लिए एक टूल बना दिया था। जैसे सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको कैमरा के जरिए दिखाया जा सकता था। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नाम आते हैं, जैसे शेबा चाची हैं, रवि अग्रवाल है, अतुल भल्ला है। तो उन्होंने अपनी फोटोग्राफी में मार्जिनलाइज्ड लोग दिखाए थे, जैसे वुमेन एस्थेटिक्स। वुमेन एस्थेटिक्स मतलब जो सन्यासी महिला है वो, क्वेयर पीपल जो है जो LGBTQ कम्युनिटी के होते हैं वो पीपल दिखाए, और ऐसे लोग जिनके बारे में हम रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं उनके बारे में इन्होंने दिखाया था। मतलब उन्होंने सोसाइटी की जो इनविजिबल ग्रुप्स हैं उनको विजिबल बनाया था। और जो यही आर्टिस्ट हैं ये सिर्फ इंसानों तक लिमिट नहीं करते थे, उन्होंने जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हाईलाइट किया था। जैसे जो रिवर्स है वो पोल्यूट हो रही हैं वो चीज़ इन्होंने दिखाया, जो शहरों का भीड़ भाड़ और जो कंजेशन है वो चीज़ दिखाई। यानी उनकी जो फोटोग्राफी थी उसने सोशल और इकोलॉजिकल दोनों इश्यूज को सामने रखा था लोगों के। और जो ये फोटोग्राफी है और वीडियो जो है, इन्होंने जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है मतलब जो आज के आर्टिस्ट हैं इनको एक नई डायरेक्शन दी थी। उन्होंने देखा कि जो ये मीडियम्स है इससे ज़्यादा लोगों तक मैसेज कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो इसी वजह से इन्होंने फोटोग्राफी और ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंच जाता था, और इसीलिए ये जो मीडियम्स है 1990s के बाद से मॉडर्न इंडियन आर्ट में बहुत मतलब पावरफुल टूल्स बन गए थे। Contemporary art is constantly changing with artists and curators experimenting with technology and redefining the role of art to better understand the world we are a part of. तो यहाँ पे क्या है कि जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है मतलब जो आज का आर्ट है वो कभी एक जगह रुकता नहीं है बल्कि हमेशा बदलता ही रहता है। कि जैसे आर्टिस्ट हैं और जो क्यूरेटर्स हैं मतलब जो एग्जीबिशंस को मैनेज करते हैं वो नई टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, और इस प्रोसेस में वो आर्ट का जो रोल है उसको रीडिफाइन करते हैं कि आर्ट को ऐसे बनाते हैं जो हमें अपने आसपास की दुनिया को ज़्यादा अच्छे से समझने में मदद करे। At the turn of the present century, we find that almost all major cities of the country have art galleries, both private and public, and artists community dedicated towards creating art using a wide range of media, including digital paintings. Their experimentations, influences, and expressions have been documented through catalogs. तो यहाँ पे जैसे अभी प्रेजेंट सेंचुरी कौन सी है, मान लो 21st सेंचुरी की शुरुआत तक इंडिया के लगभग हर एक बड़े शहर में आर्ट गैलरीज बन गई थी। कुछ प्राइवेट हैं, कुछ सरकारी हैं, और साथ ही एक बड़े आर्टिस्ट कम्युनिटी भी डेवलप हो गई थी जो नए नए मीडिया जैसे डिजिटल पेंटिंग है, फोटोग्राफी है, इंस्टॉलेशंस है उसको यूज़ करके आर्ट बनाती है। तो ये जो नए एक्सपेरिमेंट्स, आइडियाज़ और एक्सप्रेशंस आर्टिस्ट करते हैं उनको केयरफुली रिकॉर्ड किया जाता है। कैटलॉग्स क्या होता है कि एक तरह की आर्ट बुक या फिर जर्नल वगैरह होता है, इसके थ्रू इनको रिकॉर्ड किया जाता है। इवन सोशल मीडिया हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन इवॉल्विंग लोकल आर्ट। एज अ स्टूडेंट ऑफ विजुअल आर्ट्स वन मस्ट एक्सप्लोर आर्टिस्ट वर्क इन देयर ओन सिटीज एज वेल एज द सिटीज दे विजिट, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर वर्क्स, विजिट आर्ट गैलरीज एंड लर्न अबाउट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर सोसाइटी। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं कि जो सोशल मीडिया है वो भी आजकल जो लोकल आर्ट को बढ़ने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आर्टिस्ट अपने वर्क्स को ऑनलाइन शेयर करते हैं, लोगों तक वो तुरंत पहुंचा देते हैं उन चीज़ों को। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। अब हम चैप्टर के एंड में जो पेंटिंग्स दी हुई हैं उनको वन बाय वन करके समझते हैं। हमारी फर्स्ट पेंटिंग है द लाइव्स ऑफ मिडिवल सेंट्स।
तो ये एक मुराल पेंटिंग है, मतलब वॉल पे बनी हुई पेंटिंग है। तो ये मुराल विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया था, विनोद बिहारी मुखर्जी ने शांति निकेतन में, ठीक है, हिंदी जो शांति निकेतन के हिंदी भवन था उसमें इसको बनाया गया था अराउंड 1946-47 के, मतलब आज़ादी के जस्ट पहले का जो पीरियड था तब बनाया था। टेक्निक कौन सी है? टेक्निक है फ्रेस्को ब्यूनो, ठीक है, मतलब जो एक गीला प्लास्टर होता है उस पर ये कलर करते हैं, जिसमें जो कलर प्लास्टर होता है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, कलर प्लास्टर के अंदर एब्जॉर्ब हो गया और जो पेंटिंग है वो परमानेंटली बन जाती है, मतलब जब प्लास्टर सूख जाता है तो पेंटिंग बन जाती है। इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब मुराल है तो लगभग 23 मीटर्स का इसका साइज़ है, मतलब 23 मीटर लंबा, और जो रूम की 3 वॉल्स है उसके ऊपर इसका हिस्सा कवर करता है कि मतलब जैसे इस तरह से होता है ना, रूम की एक वॉल इधर है, 4 वॉल होती है तो एक मान लो इधर है और एक इधर है यहाँ सामने, तो इन 3 वॉल्स पे पूरा कवर किया जा रहा है इस पेंटिंग से। इसका थीम क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जो मुराल मिडिवल सेंट्स और जो भक्ति पोइट्स है उनको दिखाती है, जैसे रामानुजा है, देन कबीर है, तुलसीदास है, सूरदास है, इनको दिखाते हैं और इससे एक मैसेज भी देते हैं कि जो मुखर्जी हैं इन्होंने इसमें इंडिया की जो सिंक्रेटिक और जो टॉलरेंट ट्रेडिशन है, मतलब जो जैसे यूनिटी है, हारमनी है और जो हम कहते हैं कि सभी रिलीजन्स इक्वल है, उस चीज़ को ये हाईलाइट करता है। मतलब सेंट्स हमेशा यूनिटी और भक्ति का मैसेज देते थे और इस पेंटिंग में हमें वही वाला फील आता है। उसके बाद अगर हम इसका आर्टिस्टिक स्टाइल देखें तो जो मुखर्जी है उन्होंने जो मतलब ऐसा माना जाता है कि मुखर्जी की आंखों की जो रोशनी है वो वीक थी, लेकिन फिर भी उन्होंने डायरेक्ट जो दीवार है उस पर स्केच किया था बिना कोई रफ ड्राइंग के, कि अभी हमसे पेज पे ड्रॉ नहीं होता, पेज पे हमें पहले रफ ड्रॉ करना होता है, फिर उसको हम फाइनल टचेस देते हैं, फिर उसमें पेंटिंग करते हैं। पर मुखर्जी जो थे उन्होंने इसको डायरेक्टली बना दिया था, विनोद बिहारी मुखर्जी ने। और ये जो है ये मॉडर्न स्टाइल है जिसमें हर एक फिगर को मिनिमल लाइन से बनाया गया है, फिगर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है रिदमिक लाइन्स के जरिए, जैसे कि एक फ्लो चल रहा है। और इसी वजह से जो मुराल है वो एक पेंटेड वोवन टेपेस्ट्री, मतलब बुना हुआ कपड़ा जो होता है, वोवन टेपेस्ट्री क्या होता है? बुना हुआ कपड़ा, ऐसे लगती है कि ये भी सिंबॉलिक है क्योंकि कई सेंट्स वीविंग प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, तो ये भी कुछ कोई चीज़ सिंबलाइज कर रहा है। तो सिग्निफिकेंस यही है कि ये जो मुराल पेंटिंग है ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये एक पब्लिक आर्ट का एग्जाम्पल है। जो मुखर्जी हैं ये उन पहले आर्टिस्ट में से एक थे जिन्होंने रियलाइज किया था कि मुराल पेंटिंग्स को सबके लिए एक्सेसिबल बनाया जा सकता है, ना कि सिर्फ जो प्राइवेट कलेक्शंस है उनके लिए, ठीक है। तो इसमें आप ये चीज़ देख सकते हो कि जैसे जो लेफ्ट साइड है उस पर हमें 2 फिगर्स देखने को मिल रहे हैं, ये जो 2 फिगर्स हैं तो ये सेंट्स हो सकते हैं, जैसे कोई कबीर या फिर हो सकता है कोई भी भक्ति सेंट हो, और एक फिगर स्माइलिंग है और हैंड जेस्चर में है, शायद कुछ प्रीच कर रहे हैं या फिर भक्ति का कोई एक्सप्रेशन है, जैसे हमें यहाँ देखने को मिल रहा है ना यहाँ पे कि ये कुछ तो कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं शायद। और दूसरा फिगर जो है वो काम है और थोड़ा सा सीरियस लग रहा है, हैंड्स वगैरह ज्वाइंट है। और बैकग्राउंड और जो साइड के एरियाज़ हैं वहाँ पे हमें थोड़ा सा डिवोटीज़ वगैरह और जो कॉमन पीपल है उनका क्राउड देखने को मिल रहा है, मतलब जो सेंट्स हैं उनका मैसेज सब तक पहुँच रहा है कि सभी लोग देख रहे हैं। राइट साइड में हमें ये भी दिख रहा है कि जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं और बातें कर रहे हैं, कुछ लोग बोट्स में भी हैं। तो ये जो है ये सेंट्स की टीचिंग्स की मास अपील को दिखाता है। हमारी सेकेंड पेंटिंग है मदर टेरेसा। तो इस पेंटिंग जो कि है मदर टेरेसा की, इसके जो पेंटर हैं वो है M.F. हुसैन, ठीक है। जो M.F. हुसैन है ये हमने देखा था कि मॉडर्न इंडियन आर्ट के सबसे बड़े नामों में से एक नाम था M.F. हुसैन, ठीक है। तो ये 1980s के दौरान ये बनाई गई थी मदर टेरेसा, जो अपने सेवा और जो ह्यूमन कंपैशन है इस फीलिंग के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ क्या चीज़ दिखाई गई है, तो जो मदर टेरेसा है उनको फेसलेस दिखाया गया है, ठीक है। फेसलेस क्यों दिखाया गया है? मतलब उनके चेहरे उनके चेहरे की जगह पे मतलब बिल्कुल खाली सा कुछ दिखाया हुआ है, कुछ भी नहीं है उस जगह पे। मतलब आर्टिस्ट उनको एक यूनिवर्सल मदर फिगर बनाकर दिखाना चाहते थे, ना कि कोई एक इंडिविजुअल मदर, ठीक है। तो उनकी जो फिगर्स हैं वो बार बार रिपीट होती है, कभी एक बेबी को गोद में उठाए हुए हैं जैसे ये वाली है, फिर कभी वो एक पेशेंट को केयर करते हुए हैं, तो इस तरह से मतलब अलग अलग फिगर्स रिपीट की हुई हैं। और जो उनकी सेंट्रल फिगर है उसमें मदर टेरेसा बैठी हुई हैं और उनके गोद में एक बड़ा आदमी हॉरिजॉन्टली पड़ा है, जैसे आप ये देख सकते हो ना, एक बड़ा आदमी इनकी गोद में हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है। और ये जो सीन है ये डायरेक्टली हमें याद दिलाता है कि जो वो था ना मिचेलैंजेलो की जो पीटा फिगर थी, जो स्कल्पचर था, जो वर्जिन मैरी ने जो अपने सन को क्रिस्ट, जो उनके सन थे क्रिस्ट थे, उनको गोद में उठाया हुआ था। तो उस चीज़ की हमें यहाँ पे याद आ रही है। मतलब हुसैन ने यूरोपियन आर्ट से भी इंस्पिरेशन लिया है पर अपनी तरह से मॉडर्न आर्ट में उसको दिखाया, मतलब खुद की स्टाइल यूज़ करी है जो मॉडर्न स्टाइल है, लेकिन इंस्पिरेशन इसने यूरोपियन आर्ट से ही लिया है। और यहाँ पे इसका अगर हम देखें कि इसका स्टाइल कैसा था, तो जो फिगर्स हैं उनको रियलिस्टिक तरीके से नहीं बनाया गया है, जो शेप्स हैं उनको फ्लैट और कोलाज जैसे, मतलब इसी तरीके से बनाया हुआ है, जैसे कोलाज है ना कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, इस तरीके से बनाया हुआ है। और
मतलब ऐसा लग रहा है कि पेपर कटआउट्स को चिपकाया हुआ हो अलग अलग, जैसे ये 3 पेपर कटआउट्स है और इनको एक पेपर पे चिपका दिया गया हो, ऐसा लग रहा है। और जो आर्टिस्ट है उन्होंने लाइंस और फॉर्म्स को सिंप्लीफाई किया है और हमें क्लूज दिए गए हैं ताकि हम अपनी जो सोच है उससे मदर टेरेसा की जो कहानियां है वो समझ सके, कि हमें किसी को वो कहानी कोई हमें सुनाएगा नहीं, पर हम बस इसको देख लेते हैं इन पिक्चर्स को तो हमें वो पूरी स्टोरी समझ आ जाए। तो इस तरीके से बनाया गया है, क्लूज दी हुए हैं कुछ। और यहाँ पे अगर हम सिंबलिज्म देखें तो फेसलेस क्यों बनाया हुआ है? फेसलेस इसलिए बनाया हुआ है, फेसलेस से ये है कि जो मदर टेरेसा है वो एक इंसान से बढ़ के एक सिंबल ऑफ मदरहुड और कंपैशन है, ये चीज़ दिखाने की कोशिश की हुई है। उसके बाद अगर हम हैंड्स पे ज़रा सा देखें तो हैंड्स पे ध्यान दिया हुआ है। ध्यान कैसे दिया गया है? क्योंकि उनके जो हाथ हैं उन्हीं से सेवा और जो नर्सिंग है वो उनके सिंबल हैं। तो ये देखो यहाँ पे हाथ अलग से दिखाए गए हैं मदर टेरेसा के, क्योंकि इन्हीं हाथों से सेवा और जो नर्सिंग है वो हो रही है, तो ये उसके सिंबल है। उसके बाद जो नीलिंग वुमेन है एक साइड पे, ये वाली हमें दिख रही है जो, तो ये भी एक सिंबल है। किस चीज़ का सिंबल है? कि हमें ये हिंट देता है कि ये जो कहानी है ये इंडिया के कंटेक्स्ट में अनफोल्ड हो रही है, ठीक है। और जो ओवरऑल मैसेज है, ओवरऑल मैसेज इस पेंटिंग का यही है कि जो ह्यूमन सफरिंग है और मदर टेरेसा है उनके अनकंडीशनल केयर को ये पिक्चर पेंटिंग रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे यही चीज़ें आप लिख सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो, समझा सकते हो कि क्या क्या चीज़ें इसमें दिखाई हुई हैं, सिंबल्स क्या हैं, जैसे फेसलेसनेस को एक्सप्लेन कर सकते हो, जो हैंड्स वगैरह उनको, जो नीलिंग वुमेन है या ओवरऑल मैसेज है। और फिर सिग्निफिकेंस भी दे सकते हैं। सिग्निफिकेंस जैसे जो हुसैन है उन्होंने इस पेंटिंग में वेस्ट और जो इंडिया है उन दोनों के जो आर्ट ट्रेडिशंस है उनको कंबाइन कर दिया है, कि इंस्पिरेशन वेस्ट से ली है, स्टाइल इंडिया का यूज़ किया है। उसके बाद वेस्ट से क्या किया है कि जो पीटा का इन्फ्लुएंस है तो वो वेस्ट से लिया गया, और इंडिया से जो फ्लैट फॉर्म्स है और जो सिम्बॉलिक कोलाज लाइक स्टाइल है वो इंडिया का है। तो ये जो पेंटिंग है ये एक नई मॉडर्न लैंग्वेज बनाती है जिसमें मदर टेरेसा को एक सेंटली और यूनिवर्सल माँ के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पे ओवरऑल यही चीज़ है कि जो पेंटिंग है मदर टेरेसा की, इसको एक यूनिवर्सल मदर दिखाया गया है जो दुख वगैरह होते हैं, बच्चों और जो बीमार लोग होते हैं उनकी सेवा करती है। और हुसैन ने उनका जो चेहरा है वो ब्लैंक रखा हुआ है ताकि वो सिर्फ एक इंसान ना लगे बल्कि हर एक माँ के रूप में लग सके, कि हर माँ ऐसी ही होती है। थर्ड पेंटिंग हमारे पास है हल्दी ग्राइंडर। तो इस पेंटिंग की जो आर्टिस्ट हैं वो हैं अमृता शेरगिल, जिसके बारे में हमने पहले देखा था। तो ये पेंटिंग ऑलमोस्ट 1940 में बनी थी। तो अमृता शेरगिल 1913 से 1941 तक की एक पेंटर थी जो कि मॉडर्न इंडियन आर्ट की पेंटर थी, और 1940 में इन्होंने ये पेंटिंग बनाई जो कि है हल्दी ग्राइंडर। तो इसमें क्या चीज़ है कि जो इंडियन वुमेन है वो हल्दी ग्राइंड कर रही हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल और रूरल एक्टिविटी है, वही चीज़ यहाँ पे दिखाई भी हुई है। तो यहाँ पे सीन क्या है कि जो गाँव की औरतें हैं वो हल्दी पीस रही हैं, मतलब टिपिकल जो इंडियन रूरल लाइफ है उसका डिपिक्शन देने के लिए। जो कलर्स हैं वो ब्राइट और सैचुरेटेड पिगमेंट्स की तरह यूज़ किए गए हैं। जो पेंटिंग है वो एकदम मतलब रियल लगती है, जिंदा लगती है अगर हम इसको देखते हैं तो। जो फिगर्स और ट्रीज हैं वो फ्लैट शेप्स में बनाए गए हैं, मतलब इसमें कोई भी डेप्थ वगैरह क्रिएट नहीं की गई। अगर हम यहाँ देखें तो कोई डेप्थ नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, बिल्कुल फ्लैट बनाया हुआ है सब कुछ। उसके बाद जो शेरगिल है उनकी ट्रेनिंग, ये हमने देखा था ना कि शेरगिल को यूरोप में जो मॉडर्न आर्ट है उसकी ट्रेनिंग मिली थी, इसलिए उनके काम में जो दोनों वर्ल्ड्स हैं उनका मेल मिलता है, कि यूरोपियन जो स्टाइल था, मतलब वेस्टर्न जो स्टाइल था और इंडियन स्टाइल था, दोनों का मेल हमें देखने को मिल जाता है। कि इंडियन मिनिएचर ट्रेडिशंस जैसे बसोली पेंटिंग्स हैं उसमें फ्लैट फिगर्स और बोल्ड कलर्स का यूज़ होता था, तो ये अपनी पेंटिंग में वो चीज़ यूज़ कर रही हैं, मतलब इंडियन मिनिएचर ट्रेडिशंस का हमें यहाँ पे इन्फ्लुएंस दिख गया। उसके बाद जो पॉल गोगविन है, पॉल गोगविन कौन थे? फ्रेंच मॉडर्न आर्टिस्ट थे, ठीक है, पॉल गोगविन। तो ये उनके फेवरेट आर्टिस्ट थे, मतलब शेरगिल के फेवरेट आर्टिस्ट थे पॉल गोगविन, जो कि फ्रेंच मॉडर्न आर्टिस्ट थे। और ये बोल्ड कलर पैचेस और आउटलाइंस के बिना जो फिगर्स वगैरह बनानी होती है, ये चीज़ जो है ये पॉल गोगविन से ही इन्फ्लुएंस्ड चीज़ है। उसके बाद ये टेक्निक्स का कैसे यूज़ करती थी कि जो शेप्स हैं उनको कलर कॉन्ट्रास्ट में बनाती थी। कलर कॉन्ट्रास्ट से मतलब आउटलाइंस का यूज़ ये नहीं करती थी, और इसी वजह से जो पेंटिंग है इसमें एक सेमी एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न जैसी ये पेंटिंग लगती है, कि मतलब कोई भी आउटलाइंस वगैरह का यूज़ नहीं किया गया, सिर्फ जो कलर्स हैं उन्हीं से कंट्रास्ट बनाया हुआ है। और अगर हम इस पेंटिंग का सिंबलिज्म देखें कि क्या सिंबलाइज करती है, तो जो हल्दी है वो इंडियन कल्चर में शुद्धि और जैसे शादियों में भी यूज़ होती है, तो शादी और हेल्थ वगैरह से जुड़ी हुई है। तो हमें तो पता ही है कि हमारे इंडिया में हल्दी को कितना ज़्यादा उसका सिग्निफिकेंस माना जाता है, उसको प्योरिटी के फॉर्म में देखा जाता है, शादी में यूज़ होती है, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स होते हैं तो उसके लिए यूज़ की जाती है। तो पेंटिंग इनडायरेक्टली रूरल इंडियन ट्रेडिशंस को ही सेलिब्रेट करती है। वुमेन को एक पॉजिटिव एक्टिव रोल में दिखाया गया है, कि वो जो गाँव की लाइफ है उसकी बैकबोन है, वुमेन को गाँव की लाइफ की बैकबोन की तरह दिखाया हुआ है। तो शेरगिल ने कॉन्शियसली जो इंडियन सब्जेक्ट है और साथ में जो इंडियन स्टाइल है, इन दोनों का यूज़ करके एक नेशनलिस्ट आर्ट आइडेंटिटी बना दी थी, ठीक है। तो इस पेंटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आपको आंसर ऐसे ही करना है कि ये पेंटिंग किसने बनाई है,
कब बनाई है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर अगर आपको याद रहती है तो आप लिख सकते हो इस चीज़ को भी। फिर आप इसका सब्जेक्ट लिख सकते हो कि इस पेंटिंग में जो इंडियन वुमेन है वो टर्मरिक ग्राइंड कर रही हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल और रूरल एक्टिविटी है। उसके बाद आप इसका थोड़ा सा सीन बता सकते हो कि क्या चीज़ें हैं, कि गाँव की औरतें हैं वो हल्दी पीस रही हैं, और इस तरीके का कलर्स बता सकते हैं कि ब्राइट और सैचुरेटेड पिगमेंट्स हैं, साथ में जो आउटलाइंस नहीं की गई हैं। फिर हम बता सकते हैं कि यूरोप का जो मॉडर्न आर्ट है और जो इंडियन आर्ट है उन दोनों की यहाँ पे मिक्स लगता है, कॉम्बो लगता है, कि इंडियन मिनिएचर ट्रेडिशंस से फ्लैट फिगर्स और बोल्ड कलर्स लिए हुए हैं। जो पॉल गोगविन है फ्रेंच मॉडर्न आर्टिस्ट, ये उनसे इन्फ्लुएंस्ड थी, तो उनसे इन्होंने बोल्ड कलर पैचेस और जो आउटलाइंस के बिना फिगर्स वगैरह बनाना होता है वो चीज़ ली है। उसके बाद टेक्निक बता सकते हो कि शेप्स से कलर कॉन्ट्रास्ट से बनाई गई हैं, मतलब कोई भी आउटलाइंस का यूज़ नहीं है, तो इस वजह से ये सेमी एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न लगती है। फिर आप इसके सिंबल्स बता सकते हो कि हल्दी किस चीज़ को सिंबलाइज करती है, ये सब कुछ। विमेन किस चीज़ को सिंबलाइज करती है, कि एक पॉजिटिव और एक्टिव रोल जो गांव की बैकबोन है उस चीज़ को। तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हो। उसके बाद एंड में आपको इसका सिग्निफिकेंस बताना है हर एक पेंटिंग का। तो इस पेंटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये पेंटिंग एक टर्निंग पॉइंट थी। टर्निंग पॉइंट क्यों थी? क्योंकि शेरगिल जो है वो यूरोप से आके और जो अपनी इंडियन रूट्स है उनको एक्सप्लोर करी थी उस टाइम पे। तो रूरल इंडिया की जो डिग्निटी है और ब्यूटी है उस चीज़ को वो हाईलाइट करना चाहती थी, मतलब ये उसका मेन एम था। तो ये चीज़ इस पेंटिंग के बारे में। हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है फेरी टेल्स फ्रॉम पूर्वापल्ली। तो ये जो पेंटिंग है इनके आर्टिस्ट हैं के जी सुब्रमण्या। ठीक है, तो आर्टिस्ट का नाम सबसे पहले याद हो गया, के जी सुब्रमण्या। ये एक प्रोलिफिक पेंटर थे, राइटर थे, टीचर और आर्ट हिस्टोरियन थे। तो ये राइटर भी थे, स्कॉलर भी थे, टीचर भी थे, आर्ट हिस्टोरियन थे, तो ये तो वैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और 1986 में ये पेंटिंग बनाई गई थी। वाटर और जो ऑयल कलर्स हैं उनका यूज़ करके बनाते थे एक्रेलिक शीट पर। ठीक है, वाटर और ऑयल कलर्स का यूज़ करके एक्रेलिक शीट पे ये पेंटिंग बनाई गई है। और इसका जो टाइटल है जिसमें पूर्वापल्ली लिखा हुआ है, तो पूर्वापल्ली का क्या मतलब होता है कि मतलब पूर्वापल्ली उनका घर था, शांति निकेतन में वो रहते थे, वहाँ पे पूर्वापल्ली उनका घर था। तो पेंटिंग उनकी इमेजिनेशन का सफ़र है जो लोकल से लेके और ग्लोबल तक जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पूर्वापल्ली लिखा हुआ है। उसके बाद जो अगर हम देखें कि पेंटिंग में हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसके बाद तो आपको यही चीज़ें लिखनी है आंसर में भी, कि जो लैंडस्केप है उसको स्ट्रेंज और इमेजिनेटिव वर्ल्ड को दिखा रहा है। कि मतलब ये चीज़ ऐसे लग नहीं रहा आपको, इनको देख के भी ऐसे लग रहा हो कि इमेजिनेटिव सा है, स्ट्रेंज सा है, कि क्या चीज़ें बनाई हुई हैं। तो ये एक स्ट्रेंज और इमेजिनेटिव वर्ल्ड को दिखा रहा है। जो बर्ड्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जो अनयूजुअल से ट्रीज़ है जिनके जो लीव्स हैं उनकी जगह पे फेदर्स ग्रो हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये बहुत अनयूजुअल सी चीज़ें हैं सारी, एक फेरी टेल जैसी दुनिया लग रही है ये हमें। और जो इसकी स्टाइल है वो क्या है कि स्केची सा है, कि ऐसे लग रहा है स्केच बनाया हुआ है, और फ्री फ्लोइंग ब्रश स्ट्रोक्स हैं, कि कुछ ऐसा नहीं है बहुत डेप्थ में कुछ ऐसे बनाया हुआ हो, बिल्कुल फ्री फ्लोइंग ब्रश के स्ट्रोक्स के साथ बनाई हुई है। जो कलर्स हैं वो अर्दी से हैं, कि जैसे ओकर कलर है, ग्रीन्स, ब्राउन्स, बिल्कुल अर्दी कलर्स का यूज हुआ है। और जो फिगर्स हैं वो भी एकदम फ्लैट स्पेस में हैं, एक के पीछे एक ऐसे कुछ नहीं है, बल्कि एक के ऊपर एक है। एक के ऊपर कैसे होता है कि जैसे मिनिएचर पेंटिंग्स में होता था ना कि पीछे कुछ है उसके ऊपर बना दी, उसके ऊपर बना दी, तो इसी तरीके से ये पेंटिंग बनाई हुई है। तो यहाँ पे अगर हम इन्फ्लुएंस देखें कि किस चीज़ से इन्फ्लुएंस थे ये, तो ये पहला इन्फ्लुएंस था अर्बन फोक आर्ट का। तो अर्बन फोक आर्ट में क्या है कि जो काली घाट की पेंटिंग्स थी अर्बन फोक आर्ट में, तो काली घाट की पेंटिंग्स 19th सेंचुरी में कलकत्ता में बनती थी। तो यहाँ पे मेल और फीमेल फिगर्स है उनको ऊपर दिखाए गए हैं, जो काली घाट स्टाइल की याद दिलाते, कि उसमें भी क्या करते थे कि जैसे ये मेल और ये फीमेल की फिगर है, इनको पेंटिंग के ऊपर बनाते थे सबसे ऊपर। ये वाली जो पेंटिंग है, ये वाली जो फिगर्स है, जैसे ये मेल है और ये फीमेल है, इनको ऊपर की साइड दिखा दिया। ठीक है, तो ये काली घाट पेंटिंग्स का स्टाइल है। सेकेंड, हमारा जो ट्रेडिशनल इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स का स्टाइल था उस चीज़ को भी यूज़ किया गया है। उसमें क्या है कि जो फिगर्स है उनको वर्टिकली अरेंज करते थे, कोई डेप्थ क्रिएट नहीं करते थे। तो उसी तरीके से है कि जो फिगर्स है उनको हमें वर्टिकली हमें देखने को मिल रहा है कि वो अरेंज्ड है और कोई भी डेप्थ क्रिएटेड भी नहीं है। और जो तीसरा है वो है मॉडर्न आर्ट सेंसिबिलिटी। मॉडर्न आर्ट सेंसिबिलिटी का क्या मतलब है कि जो फ्लैट सा कॉम्पोजिशन है, स्केची से स्ट्रोक्स है, मतलब ये एक मॉडर्न अप्रोच थी। अभी हमने पहले भी देखा था कि फ्लैट कॉम्पोजिशन होता था, स्केची सा जो है वो स्ट्रोक्स का यूज़ करते थे, तो वो चीज़ मॉडर्न अप्रोच में होगी। अब हम देखेंगे इसके सिंबलाइज क्या कर रहे हैं। तो ये जो पेंटिंग है ये एक ड्रीम वर्ल्ड को और साथ में जो लोकल कल्चर है उन दोनों को मिला रहा है, उन दोनों का मेल है ये पेंटिंग। ड्रीम वर्ल्ड भी है और लोकल कल्चर भी देखने को मिल रहा है। तो जो सुब्रमण्य है वो दिखाते हैं कि इंडियन आर्ट जो है वो सिर्फ ट्रेडिशन तक लिमिटेड नहीं है, उसमें इमेजिनेशन और जो ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस हैं वो भी आ सकते हैं। जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस और जो अनयूजुअल ट्रीज हैं वो इमेजिनेशन, हार्मनी और प्लेफुल क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन है। तो ये चीज़ सिंबलाइज की जा रही है। उसके बाद अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो सिग्निफिकेंस में क्या है कि जो के जी सुब्रमण्य है वो अपनी
फोक आर्ट और जो उनकी मिनिएचर और मॉडर्न आर्ट ट्रेनिंग, तीनों चीज़ों को कंबाइन करके एक यूनिक विजुअल लैंग्वेज बना रहे हैं। क्या है? फोक आर्ट, मिनिएचर और मॉडर्न आर्ट। ये हमने देखा है ना कि पहले फोक आर्ट में क्या था, कालीघाट पेंटिंग्स वाला, उसके बाद मिनिएचर में जो ट्रेडिशनल मिनिएचर पेंटिंग्स होती है कि वर्टिकली अरेंज्ड है, डेप्थ नहीं है वो चीज़, और मॉडर्न आर्ट में क्या देखा था कि फ्लैट कॉम्पोजिशन है, स्केच स्ट्रोक्स है। तो ये सब कुछ यहाँ पे यूज हुआ है, तो ये सिग्निफिकेंस है। साथ में जो फेरी टेल्स फ्रॉम पूर्वापल्ली ये जो पेंटिंग है, ये उनका एक प्लेफुल येट इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट है, जो ऐसे दिखाते हैं कि मतलब उनका जो आर्ट है वो कितना ज़्यादा ओपन है और कितना इमेजिनेटिव है। तो ये पेंटिंग एकदम क्लियर कर देता है कि जो मॉडर्न इंडियन आर्ट ट्रेडिशन है और जो मॉडर्निटी है उसके बीच में एक ब्रिज है, ठीक है, तो उस चीज़ को ये क्लियर कर देता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट पार्ट में आगे का कवर कर लेंगे।